तो हेलो गाइस, सभी को राम राम, सा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप सभी देख सकते हो, आज का हमारा रहेगा अध्याय नंबर 2, जो कि अध्याय नंबर 2 की तरफ से पढ़ेंगे। जो कि आज का हमारा अध्याय का नाम है आखिर खाद्य संग्रह से है भोजन उत्पादक कैसे करें। ठीक है, ये हमारा अध्याय का नाम रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। व्हाट्सअप टेलीग्राम ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, जैसे कि आपके सामने देख ही सकते हो, सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की ही शादी में है दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में है उसे है खिड़की वाली ही सीट मिल गई, जहाँ से है वह बाहर का नज़ारा देखने में है मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से है उसने देखा कि पेड़ पौधे है, घर खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे है कि और छूटते चले है जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने है उसके है कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने ही मात्र है 150 साल पहले है रेल से यात्रा करने ही शुरू की थी। बस ये तो इसके है कुछ दशक के बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाले ही सवारियां नहीं थी तो क्या वह यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी ही सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तुषार के मन में ऐसा सवाल आया क्यों, इसके बारे में है आज हम जानते हैं। ठीक है, क्या पहले के लोग यात्रा नहीं करते थे, क्या आते जाते नहीं थे, या गाड़ी उनके पास नहीं थी, इसके बारे में आज जानते हैं। ठीक है, कभी कभी आपके मन में भी ऐसा विचार आता होगा, क्या करते होंगे। ठीक है, जो कि क्लास हमारा शिक्षक यह सेकंड टॉपिक रहेगा सामाजिक अध्ययन का। हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हो सर। ठीक है, एनसीईआरटी है, जो कि आप कोई फेक एचएससी यूपीएससी आरएएस या आरआरबी या रेलवे या किसी भी वैकेंसी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट ही देख सकते हो। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन जो कि पहला ऑप्शन रहेगा, प्रारंभिक मानव आखिर वे इधर उधर कहाँ घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आर्कटिक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की ही विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे या मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, या फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ या अंडे इकट्ठा क्या करते थे, या आर्कटिक खाद्य संग्राहक समुद्र के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण ये कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को
खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की ही तलाश में है इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण ये कि जानवर अपने शिकार के लिए फिर हिरन और मवेशी अपना सासारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे शायद, क्योंकि पहले लोग थे जो ज़्यादा घूमने फिरने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी तो क्या करते, घूमते थे। ये क्या, वो लोग जो पहले लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वो कैसे जाते थे, अगर वो एक जगह रुकते, बहुत सारे लोग होते तो वहाँ पर जानवर होते या शिकार पेड़ पौधे थे जो डेली खाना खाते, अपने पेट की पूजा करते, तो वहाँ का खाना ख़त्म हो जाता। ठीक है, खाना ख़त्म हो जाता तो उनको जगह बदलनी पड़ती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था और शिकार ढूंढने के लिए और खाने के लिए, पेट की पूजा के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ता है। ठीक है, आगे जानते हैं। तीसरा कारण ये कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इन इलाकों में घूमते होंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि कोई भी फल, जैसे किसी भी फल को हो एक ही रीति में नहीं आते, सभी अलग अलग मौसम के तहत फल आते हैं। कभी कुछ और फल आते हैं, कुछ कभी मान के चलो सीताफल आ जाए, या कभी सेब आ जाए, कभी जामुन आ जाए, या कहीं कुछ भी ऐसे छोटे छोटे फल जो आ जाए जिससे कि लोगों के पेट बढ़ सके। ठीक है, और चौथा कारण ये कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी ही कभी नहीं सूखता, और कुछ झीलों में तो नदियों में पानी ही बारिश के बाद ही मिला पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में भी पानी की तलाश इधर उधर जाना ना पड़े। ठीक है, शायद ऐसा लगता है कि लोग जो पहले रहते थे वो एक ही जगह नहीं रहते थे, कई एक ही जगह रहते, तो कई नदियाँ या झरना या सूखा कब पर ऐसे कुछ नदियों के किनारे आसपास रहते होंगे जहाँ कि उन्हें कभी कभी बारिश नहीं हो तो तब भी वहाँ पर पानी रह सके। ठीक है, वापस मौसम आता है पानी रुक जाए तब तक फिर रहते थे। ठीक है, वह ऐसी जगह रहते थे जो कि पानी की व्यवस्था और आसपास खाने पीने की व्यवस्था भी हो, जैसे शिकार करने के लायक कुछ पेड़ पौधों से फल भी सभी एक ही मौसम में नहीं आते, किस मौसम में दूसरे फल, किस मौसम में किसी और का फल, अलग अलग फल भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातात्विदों को कुछ ऐसी ही वस्तु मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आकटक या खाद्य संग्राहक क्या करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने कामों के लिए पत्थरों और लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छालों और जानवरों की ही खाल उतारने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, ऐसे कई मतलब विद्वानों को औजार मिले हैं
जो कि ही फल फूल या हड्डियों को, जो कि जानवरों का मांस उतारने के लिए, या पेड़ों को काट के है उनको हो सड़ने या उनको ही लोग पका के खाने का, इस तरीके से कुछ बंदोबस्त करते थे ये लोग। जिसे आपको मैं इसी वीडियो के अंदर नीचे हथियार भी बताऊंगा, ठीक है। कुछ के हाथ हड्डियां या लड़कियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे है हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से है लकड़ियां काटी ही जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ चौपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था, ठीक है। जैसे आप सभी देख सकते हो इस तरीके से हथियार हुआ करते थे, ठीक है। जैसे आपके सामने अभी ये हथियार दिख रहे हैं। पत्थरों के औजारों के उपयोग है बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों और खोदने के लिए किया जाता है और दाहे जानवरों की ही खाल से है बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से लोग शायद सिलते होंगे। अभी हम जानेंगे इसमें रहने की जगह निर्धारित करते ये लोग रहते कैसे थे, ठीक है। आपको मैं मानचित्र के माध्यम से भी बताऊंगा। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान रहे पूरा स्थल है जहाँ पर आर्किटेक्ट या खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान पर आर्किटेक्ट या खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ ही गिने सुने स्थान या चिन्हित किए गए हैं जो कई पुरस्कार और नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप मानचित्र देख सकते हो यहाँ या आप देख सकते हो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये लोग रहा करते थे। जहाँ से देख सकते हो ये नदियाँ आ सके। ये जो नर्मदा नदी देख सकते हो भीमकोटा से ये होकर नदियाँ जहाँ से इसका पानी रहा करता था, ठीक है। इस पहाड़ियों के अंदर यहाँ से लोग रहा करते थे और इधर से ये नदियाँ आ रही हैं। जहाँ भी लोग रहते थे वहाँ नदियाँ होती थी। ये इधर से गंगा नदी, इधर से देख सकते हो ये गोदावरी नदी देख सकते हो, या ताप्ती नदी ये देख सकते हो कोलकाता, ये समुद्र के आसपास, ठीक है। जो कि इसके आसपास मानचित्र में जहाँ पर भी हो वहाँ पर नदियाँ हुआ करती थी, ठीक है। आप पूरा ही देख सकते हो, ठीक है। अभी आपको इसके माध्यम से बता दूं कि जो कि ये निशान के क्या क्या आते हैं, ठीक। जो कि ही पूरा पाषाणिक पूरा स्थल, जैसे आप देख सकते हो त्रिभुज, जैसे कि आप देख सकते हो ये कुर्नल का गुफाएं, ये गुफाएं हैं जो कि ही मुस्की इस तरीके से इसे बेम्बेटका ये कोई गुफा रहेगी जो कि पुरातात्विक स्थल में मिले हुए हैं। और नवपाषाणपुरा स्थल के अंदर जैसे देख सकते हो पेम्पिया वैली, यहाँ अल्तूर, यहाँ पर देख सकता हूँ कोल्डी हवा, यहाँ महागड्ढा, यह सिरांदा, यहाँ पर देख सकते हो मेरागढ़, यहाँ बुजुर्ग होम,
महापाषाणिक पुरस्थल, जैसे आप देख सकते हैं महापाषाणिक पुरस्थल, ब्राह्मणगिरी या अंद्रे चंद्रलोन, इस तरीके से रहेगा। ठीक है। आधुनिक या आरंभिक घाव, घाव भी देख सकते हैं। ठीक है। इनाम घाव, या इस तरीके से ऐसे ऐसे कई घाव भी रहे हैं। और ये आधुनिक नगर, जो कि देख सकते हो आप, आधुनिक नगर मुंबई, कोलकाता, ये चौके बहुत ही पुराने हैं नगर है। ठीक है। अभी आपके सामने देख सकते हो और भी बात की चादर। ठीक है। सुने पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसे ही जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये सारे बड़े बड़े पत्थर है। ठीक है। जिससे इनसे, जो कि बड़े बड़े पत्थर, इनसे बहुत अच्छे से हथियार बना जा सके। आग की खोज कब हुई थी? ठीक है। आग की खोज के बारे में, जो आग की खोज मानचित्र 2 में है, कुंडल गुफा ढूंढो। आपको मैंने बताया था कुंडल गुफा कहाँ पर है। ठीक है। यहाँ राख के अवशेष मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, या खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किसके लिए करते हैं? ठीक है। भाई कुछ अब हम जानते हैं बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में ही बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बाहर झिंगा या भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने के लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। धीरे धीरे मतलब लोग सुधरने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार से हुई? इसी दौरान उपमहाद्वीपीय के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों के भोजन के लिए बटोरना या शुरू कर दिया होगा। साथ ही वह ये भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इसलिए इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारों ओर रखकर जानवरों को आकर्षित कर लिया और उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बना है वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था।
धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने की उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर जो कि झुंड में ही रहते थे और ज्यादातर घास खाते हैं। अक्सर लोग इन जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी ही सुरक्षा क्या करते और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू कहाँ बनाया? इनके बारे में बाद में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, नोट्स के माध्यम से। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। उसमें कुछ दिन, महीने, फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोगों ने पौधे उगाने के लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने और खरपतवार या हटाने की, जानवरों को चिड़चिड़ाने या उनसे सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल। या कटाई के बाद अनाजों का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाजों को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण जरूर बताएं, ठीक है। जानवर चलते फिरते हैं खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी ही संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की ही देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही है। साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन एक अच्छा स्रोत है। ये नहीं जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन भंडारण का एक तरीका। आओ प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें, ठीक है। मानचित्र 2 के माध्यम से देखा कि तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे होंगे। पता है कि इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जो कि प्राथमिक, शुरुआती या कृषकों को पशुपालकों के होने का शर्क से मिले हैं। ये पूरे महाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम तौर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में है और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में यह निश्चित स्थान या कृषकों को पशुपालकों की बस्ती भी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई मिले और पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष। ऐसा लगता है कि यह गलती से है या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की ही पहचान कर सकते हैं कि इस तरह से हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी, जो कि वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते थे। अब आपके सामने रखेंगे बच्चों के स्थायी जीवन की ओर।
पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल या झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे है ब्रुज होम। वर्तमान में है कश्मीर के है लोग गड्ढे के नीचे ही घर बनाते थे, जिन्हें गतवास किया जाता है। इनमें से है उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं और इससे उन्हें ठंडे के मौसम में है सुरक्षा मिलती होंगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के है अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से है पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुराना पाषाण युगनी या उपकरणों से है भिन्न, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से वे औजार भी हैं जिनकी आज धार और अधिक बुनहा करने के लिए पॉलिशी चढ़ाई जाती थी। ओखली या मूसल का प्रयोग अनाज वनस्पतियों को हो प्राप्त या अन्य चीज़ों को हो पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली के मसहल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है और उसी तरह प्राचीन या पश्तन युगनी औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से औजार उस टाइम में बनाए गए थे। ठीक है, इस तरीके से औजार, जैसे कि ये औजार आप देख सकते हो, इन औजारों से कहीं कोई कूट सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, नवपाषाण युग के पुरातात्विक से है कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी ही इन पर अलंकरण भी किया जाता है कि बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज एवं आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे और इसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधों उगाए जा सकते थे। क्या यह बर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है कि एक तरह जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे, वही अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरम्यान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसमी मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते हैं। जैसे आप देख सकते हो आज के ज़माने में भी हम इस मटके का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये एक मटके की तरह दिख रहा है। हम आज के ज़माने में भी इसमें पानी रखते हैं। ठीक है, उस टाइम में ऐसे भी बनाए थे। ठीक है, जो कि मिट्टी के बने हुए थे। आज भी मिट्टी के और आज सभी प्रकार के बने हुए। सूक्ष्म निरीक्षण, जो कि मेरा गाइड के है जीवन मृत्यु के बारे में। ठीक है, मेरा घर में है ढूंढो वह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलहन। दरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है जो कि मेरे गढ़ संभव वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा, जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेरगढ़ के इसके अलावा सोखोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में है 4 या उससे ज़्यादा कमरे
जिनमें कुछ संभव भंडार के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संगे संबंधित उसके प्रतीक समान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ साथ कुछ सामान भी रखे जाते या मेरागढ़ में अवशेष मिले हैं। में ऐसी कई कब्र मिली हैं जो एक ही कब्र में है, मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभव पर लोग में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से है हमें अवशेष मिले, जैसे आप देख सकते हो ये इंसान की हड्डी, जो कि एक इंसान की हड्डियाँ हैं, और ये एक बकरी की हड्डियों की अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, जो उसका मालिक हुआ करता था उनके साथ ही उसके जो भी पालतू जानवर या पाला था उनको भी साथ ही दफनाया जाता था पहले। ठीक है, देख सकते हो इस तरीके से आपके सामने रहेगा। अभी हम जो हमने अभी छोड़ दिया था उनको पढ़ते हैं डिटेल से। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो चित्रकला, इनमें से हमें क्या पता लगता है। आप देख सकते हो एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवार पर चित्र मिले हैं। तो इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण हैं जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण उत्तर प्रदेश गुफाओं से मिले हैं चित्र। इनमें से जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता और सजीव चित्रण किया हुआ है, देख सकते हो। इसमें जैसे कि मानो कि कोई यह आगे हिरण है और ये शायद कोई इंसान जो कि इसके पीछे दौड़ रहा है इसे पकड़ने के लिए या शायद शिकार करने के लिए, ऐसा लगता है। ठीक है, एक और ये नोटिस है, इस नोटिस में क्या दे रखा है, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसे वस्तु का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें भाई छोड़ गए। जमीन के ऊपर अंदर कभी भी समुद्र और नदी के तट में पाए जाते। इन पूर्व स्थलों के बारे में आपको अलग अलग अध्ययनों में बताया गया होगा। ठीक है, अभी हम कुछ ये नोट्स दे रखा है, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, नम और तिथि के बारे में हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं वह पुरातात्विकविद ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में पुरापाषाण काल कहते हैं और ये दो शब्द पुरानी यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना। ये नाम पुरातत्वों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्वपूर्ण बताता है कि पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से या 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में भी विभाजन किया गया, जो कि प्रारंभिक, मध्य, उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी के काल के दौरान घटित है। जिस काल में हम पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण काल युग कहते हैं। इसका लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल में पाषाण काल औजार आमतौर पर बहुत ही छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोफिल्थ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता होगा। इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे ही औजार मिले हैं। साथ
पूरा पाषाण युग में वाले और औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहेंगे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले ही होती थी और नवपाषाण युग कहा जाने लगा। नवपाषाण युग का मतलब होता है कि हमें कुछ स्थलों के नाम दिए गए। अगले अध्यायों में तुम ऐसे ही अनेक नाम मिलेंगे जो अक्सर पुराने स्थलों के उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज ही प्रचलित, क्योंकि हम ज्ञात हैं कि उस काल के क्या नाम रहे होंगे। एक आपके सामने एक और देख सकते हो जो कि घरेलूकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्या प्रक्रिया है? लोगों द्वारा पौधे लगाने के है, जानवरों की देखभाल करने के है घरेलूकरण की प्रक्रियाओं का नाम दिया गया है। अपनाए गए हैं कि पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसलिए इस वजह यह कि इस प्रक्रिया के तहत अपना गए पौधों या जानवरों को लोग सहन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हें पौधों तथा जानवरों का सहन करते होंगे। इनके बीमार होने की संभावना कम हो, यही नहीं लोग उन्हें पौधों को सुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूती ही ठंडले अनाज के पके दानों के भार और संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता ताकि ही फिर से उगने के लिए उन्हें गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए सुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर कृषि तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखा तो इनमें से कौन सी जंगली सुअर का और कौन सा पालतू सुअर का। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया धीरे धीरे चलती ही रही है। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इस प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। जैसे कि आप सभी इस नोट्स के माध्यम से आप सभी ने देख लिया होगा और आप सभी ने पढ़ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे ऐसे ही आपको डेली के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। NCERT कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।